हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपसे मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत परिनालिका। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वैद्युत परिनालिका क्या होती है तथा सीधी एवं लंबी परिनालिका के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, इसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। और ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परिनालिका क्या होती है। तो अगर हम परिनालिका की बात करें तो परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। अब लंबी बेलनाकार कुंडली का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक बेलन के आकार का कोई एक टुकड़ा लीजिए और उस टुकड़े पर कॉपर के वायर को आप क्या करिए, बार बार कई फेरों में उसको लपेट दीजिए। तो इस प्रकार से आपको एक कुंडली प्राप्त होगी और वही कुंडली जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं परिनालिका। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग को आप मान सकते हैं एक क्या होती है, वो परिनालिका होती है, क्योंकि उसको एक ठोस बेलनाकार आधार पर उसको कई बार लोहे के तार को लपेट करके बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम कोई एक ठोस आधार लें, उस पर क्या करें, कॉपर के वायर को कई फेरों में लपेट करके एक हम कुंडली बनाते हैं, तो उसी कुंडली को हम लोग कहते हैं परिनालिका। जैसा कि परिभाषा यहाँ पर दिया गया है कि एक लंबी बेलनाकार धारावाही कुंडली को परिनालिका कहते हैं। धारावाही कुंडली का मतलब होता है कि जिसमें से धारा प्रवाहित हो। अगर इसके चित्र की बात करें तो इसका चित्र जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए एक आपके पास कोई ठोस आधार वाला बेलनाकार टुकड़ा है और इस पर आप क्या करिए, एक कॉपर का वायर लीजिए और इस कॉपर के वायर को कई फेरों में इस पे लपेट दीजिए इस प्रकार से। ऐसे आप इसको क्या करिए, कई फेरों में इस वायर को आप इस धारावाही इस बेलनाकार टुकड़े पे लपेटेंगे तो आपको एक कुंडली प्राप्त होगी और यही कुंडली कहलाती है परिनालिका। एग्जाम में एक नंबर में पूछा जा चुका है कि परिनालिका क्या होती है, तो ये होती है आपकी परिनालिका। अब इसमें मान लीजिए हम कोई बैटरी जोड़ करके, एक बैटरी इसमें जोड़ते हैं और बैटरी जोड़ करके इसमें हम क्या करते हैं, वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो अगर इसमें हम वैद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, मान लीजिए इसमें हम स्मॉल आई धारा प्रवाहित करते हैं, तो जैसे ही आप किसी भी कुंडली, किसी परिनालिका में बैटरी को जोड़ेंगे, वो तुरंत एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। यानी इस कुंडली में आपके दो ध्रुव बन जाएंगे और ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये इसका है साउथ पोल और ये है इसका नॉर्थ पोल। तो ये एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। ये होती है परिनालिका की खासियत। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये परिनालिका का ज्ञान होना परमावश्यक है, क्योंकि अगला जो हमारा अनुप्रयोग है, जो कि एम्पियर के नियम का तीसरा अनुप्रयोग भी कह सकते हैं, कि सीधी एवं लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब आपको बताना है कि इसके अंदर, ये जो आपको परिनालिका है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इसी फिगर का एक दूसरे प्रकार से चित्र बनाते हैं ताकि वहां से हम आसानी से चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर सके कि चुंबकीय क्षेत्र इसके भीतर, यानी इस कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक दूसरा फिगर बनाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। इसको आप नोट में बनाते हुए, लिखते हुए चलेंगे। ये होता है, ये मान लीजिए एक परिनालिका है। अब इसमें मेन आपको बताना है वैद्युत धारा। इसमें आपको ये जो हमने इस पे वायर को लपेटा है, ये तो आपको परिनालिका तैयार हो गई। अब इसमें आप देखेंगे तो ये जो परिनालिका है, इसमें वायर को हम कुछ इस प्रकार से लपेटे हैं, जैसे कि ये मान लीजिए एक परिनालिका है। तो इस परिनालिका के अंदर से ऐसे एक वायर गया है और ये सामने ऐसे इस प्रकार से आया, फिर इसको इधर लेकर आए, फिर इसको इस प्रकार से, मतलब इसी पर क्या किया गया, बार बार वायर को लपेटा गया। तो जिस दिशा में आपने वायर को लपेटा है, तो जब उसमें धारा प्रवाहित होगी, मान लीजिए हमने वायर को ऐसे पीछे से लेकर के इस प्रकार से हमने लपेटा है, तो यहाँ पर जब ऊपरी सिरे पर जब वायर आएगा तो यहाँ पर जो धारा होगी वो आपकी दिशा में होगी इस प्रकार से। फिर निचले सिरे पे देखेंगे तो ये हमारी तरफ विपरीत दिशा में, यानी अंदर की तरफ। फिर यहाँ से जब दूसरा फेरा होगा तो ये फिर आपकी दिशा में। तो जब कोई चीज सामने की दिशा में होती है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पहले वीडियो में बताया है कि उसको हम प्रदर्शित करते हैं डॉट से। तो यहाँ पर
आप क्या करेंगे, जो धारा की दिशा होगी, हालांकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने धारा की दिशा को न व्यक्त करके हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त किया था, तो यहाँ पर हम धारा की दिशा को व्यक्त करते हैं डॉट से। तो ये होता है आपका धारा की दिशा, और ये धारा की दिशा उतनी बार होगी जितनी बार आप यहाँ पर देखेंगे कुंडली है। तो ये है आपकी धारा की दिशा, और धारा की दिशा को आप क्या करेंगे, डॉट से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ निचले वाले सिरे पर देखेंगे तो धारा आपसे विपरीत दिशा में है, तो इस स्थिति में हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको प्रदर्शित किया था, ये डॉट और क्रॉस को हमने बताया था कि इसको हम चुंबकीय क्षेत्र से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस चीज को, यहाँ पर ये जो डॉट और क्रॉस है, इसका उपयोग हम लोग धारा को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें, डॉट का मतलब है कि धारा आपकी तरफ आ रही है, क्रॉस का मतलब धारा अंदर की तरफ जा रही है, जैसा कि वायर में है, क्योंकि धारा इसी वायर के अंदर प्रवाहित होगी, तो एक बार आपकी तरफ आएगी, एक बार अंदर की तरफ, एक बार फिर आपकी तरफ, फिर एक बार अंदर की तरफ, इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब इसमें हमें बताना है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बताने के लिए हमें चाहिए इस कुंडली के अंदर एक बंद लूप, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पियर लूप, क्योंकि ये एम्पियर का तीसरा अनुप्रयोग है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो एम्पियर का नियम लगाने के लिए आपको एक एम्पियर पथ की आवश्यकता होती है, बिना उसके आप इसमें एम्पियर का नियम नहीं लगा सकते। तो मान लीजिए ये जो आपकी एक परिनालिका है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक एम्पियर पथ मानते हैं कुछ इस प्रकार से। इसको नाम दे दीजिए PQRS। ये आप, इसका नाम है एम्पियर पथ, क्योंकि आपको एम्पियर का नियम लगाना है। तो एम्पियर का नियम लगाने के लिए जरूरी है, आवश्यक है कि आपके पास एम्पियर का पथ होना ही चाहिए। तो एम्पियर पथ हो गया। अब इसके अंदर हम आसानी से बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो यहां तक का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, पहले आप फिगर बनाएंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को इसमें नोट करते हैं, और उसको हम पहले नोट करेंगे। यहां पर लिखेंगे, माना कैपिटल N फेरों की एक परिनालिका जिसकी लंबाई, एक परिनालिका जिसकी लंबाई स्मॉल x है, यानी ये जो परिनालिका है इसकी लंबाई को आप मान लीजिए क्या है, स्मॉल x है। ये पूरी परिनालिका जो है स्मॉल x लंबाई है, तथा इसमें स्मॉल I धारा, इसमें स्मॉल I धारा प्रवाहित होती है। यहां पर आप ये सारी चीजें आप नोट में लिखते हुए चलेंगे। तब आगे लिखेंगे, तब इस परिनालिका के अंदर, तब इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब हम चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए यहां पर लिखेंगे कि चूंकि एम्पियर के नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, माना एक एम्पियर लूप, माना एक एम्पियर लूप PQRS है, तब PQRS के या PQRS पर एम्पियर का नियम लगाने पर, एम्पियर का, यहां तक आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब एम्पियर का नियम हम लोग पढ़े हैं कि एम्पियर के नियम के अनुसार होता है समाकलन वेक्टर V डॉट वेक्टर dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू सिग्मा
आई। यहाँ तक आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये सारी चीजें हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम के अनुसार होता है रेखा समाकलन का मान जो होता है वो निर्वात की चुंबकशीलता तथा उसमें प्रवाहित संपूर्ण धारा के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये होता है एम्पियर का नियम। तो यहाँ से V डॉट dl। अब यहाँ पर देखिए तो एम्पियर का जो नियम है यहाँ पर हमने एक पथ माना है PQRS। तो ये जो सूत्र है ये किसके लिए लगेगा, ये लगेगा PQRS के लिए। यानी आपको PQRS का B इंटू DL बराबर म्यू इंटू सिग्मा आई को प्रदर्शित करना है। अब यहां पर देखेंगे तो ये जो PQRS है यहां पर देखिए PQRS आपको इस पूरे परिपथ पर बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो PQRS एम्पियर लूप हमने लिया है इसको क्या करते हैं 4 अलग अलग हिस्सों में तोड़ देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर PQ है, QR है, RS है और SP है, क्योंकि हमें इस पूरे परिपथ को बताना है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो ये पूरा वायर जो है ये क्या है अलग अलग दिशाओं में है। तो इसलिए हम क्या करते हैं इस एम्पियर लूप को 4 बराबर अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं। तो 4 अलग अलग भागों में तोड़ने के लिए हम यहाँ पर B डॉट dl को लिख सकते हैं समाकलन B डॉट dl प्लस समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl प्लस समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl और प्लस समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर होगा किसके, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई के। कुल मिला के आप यहाँ पर देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम P से Q तक, तो यहाँ पे लिख देंगे P से Q तक का समाकलन। फिर दूसरे हिस्से में Q से R तक, तो यहाँ लिखेंगे Q टू R। फिर तीसरे हिस्से में R से S तक, तो यहाँ पर लिखेंगे R से S। फिर S से P तक, तो S से P। अब आप क्या करेंगे इन छोटे छोटे हिस्सों का समाकलन करके इस पूरे एम्पियर लूप से चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। हमने इस एम्पियर लूप को 4 भागों में तोड़ दिया है जिसके कारण हमें इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब यहाँ पर जब इसका इस चीज को ओपन करेंगे, ये भी सदिश गुणनफल के रूप में सदिश रूप में है, तो यहाँ से मिल जाएगा समाकलन P टू Q, ये हो जाएगा B इंटू DL cos थीटा। यहाँ तक सारी चीजें आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है। यहाँ से होगा Q इंटू R और ये हो जाएगा B DL cos थीटा। फिर यहाँ से हो जाएगा R इंटू S और ये हो जाएगा B DL cos थीटा। फिर यहाँ से इसको लिख सकते हैं S इंटू P और फिर इसको लिख सकते हैं B DL cos थीटा बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो B DL cos थीटा, B DL cos थीटा, B DL cos थीटा, B DL cos थीटा सारी चीजें समान है। लेकिन इसमें एक चीज प्रत्येक ये जो हमने अलग अलग टुकड़ा लिया है इसके लिए चेंज होगा, वो होगा थीटा का मान। यहाँ पर जब आप P से Q चलेंगे तो P से Q की दिशा में देखिए तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका ये PQ है ये इसकी कुछ लंबाई होगी, मान लेते हैं वो लंबाई है कैपिटल L और वो कैपिटल L। तो इसका हम एम्पियर का नियम लगाने के लिए एक शर्त होती है कि आप क्या करिए उसका एक अल्पांश हमें चाहिए होता है। तो हम मान लेते हैं कि इसका अल्पांश जो है वो क्या है DL है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर चूंकि धारा ये डॉट है तो डॉट क्या होता है आपकी तरफ, डॉट आपकी तरफ, डॉट आपकी तरफ, इस प्रकार से है। और क्रॉस क्या हो रहा है अंदर की तरफ धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा नियम हम लोग लगाते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम की सहायता से हम ज्ञात करते हैं कि इस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है। तो सिंपली हम क्या करेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार दाहिने हाथ को हम सामने करते हैं और वैद्युत धारा की दिशा में हम लोग करते हैं अंगूठे को। तो वैद्युत धारा आप देखेंगे तो यहाँ पर वैद्युत धारा ऐसे सामने की तरफ आ रही है, तो आप अंगूठे को क्या करेंगे सामने की तरफ, या बहुत ही इसको थोड़ा सा हम चेंज तरीके से दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो धारा इस प्रकार से जाती है और ऐसे आती है, फिर घूम करके इस प्रकार से धारा ऐसे घूम करके इस प्रकार से मतलब ऐसे वृत्ताकार कुंडली जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है इसी में धारा प्रवाहित होती है।
तो यहाँ पर ये अंगूठा घुमाने में थोड़ी सी हमें परेशानी होगी, यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने में थोड़ी सी हमें दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैद्युत धारा की दिशा में हम लोग अपनी अंगुलियों को करते हैं। तब जब हम अपनी अंगुलियों को वैद्युत धारा की दिशा में करेंगे तो ये अंगूठा जो होगा ये बताएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। बहुत सिंपल है, कक्षा 10 में ये पढ़ाया जाता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे को वैद्युत धारा की दिशा में करते हैं तो अंगुलियों की दिशा जो होती है ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। या इसी का उल्टा भी आप कर सकते हैं कि आप अंगुलियों को वैद्युत धारा की दिशा में कर दीजिए तो अंगूठा जो होगा ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंगुलियों को चुंबकीय वैद्युत धारा की दिशा में करते हैं। इस कुंडली में देखेंगे तो इस कुंडली में जो धारा है वो इस प्रकार से ऐसे प्रवाहित होती है, ऐसे जाती है धारा, ऐसे आती है बाहर की तरफ। यहाँ पर देखेंगे तो इसे पीछे की तरफ, इस वाले हिस्से से क्योंकि वायर पीछे से सामने की तरफ आता है तो धारा इस प्रकार से ऐसे घूम करके वापस आती है, इस प्रकार से घूम करके वापस आती है। तो अंगूठा देखेंगे तो अंगूठा क्या है, इस तरफ है, धारा इस प्रकार से इस दिशा में जाती है, अंगूठा इस तरफ है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको क्या मिलेगी, इस तरफ मिलेगी। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बना लेते हैं। ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग प्रदर्शित करते हैं वेक्टर बी से। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम बहुत ही सिंपल है। इसके अनुसार हम क्या करेंगे, अंगुलियों को वैद्युत धारा की दिशा में, तो अंगूठा जो होगा ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो कि इस दिशा में होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो जब हम क्या करेंगे, इस PQ का समाकलन करेंगे, इस PQ का समाकलन करेंगे तो PQ का समाकलन करने के लिए हमें चाहिए होगा एक अल्पांश। तो हम मान लेते हैं एक अल्पांश dl है। और यहां पर देखेंगे तो अल्पांश की दिशा इस प्रकार है, PQ इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। तो चूंकि अल्पांश नीचे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, तो यहां पर देखेंगे एंगल टोटल कितना है 90 डिग्री का। तो इस स्थिति में आप यहां पर जो थीटा का मान हो कितना रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। दूसरी स्थिति जब आप क्यू आर का समाकलन करेंगे तो इस पर भी हमें एक अल्पांश चाहिए और इस अल्पांश को हम लोग मान लेते हैं डी। यहाँ पर अल्पांश की दिशा क्यू से आर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हमने भी बताया कि क्या है, ये भी उसी दिशा में है। यानी क्यू आर और जो आपका ये अल्पांश और जो चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है। तो दोनों एक दिशा में है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप थीटा का मान कितना रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं आर से एस की तरफ। तो आर से एस पर भी हमें चाहिए होगा एक अल्पांश, मान लेते हैं dl। यहाँ पर देखेंगे तो अल्पांश आर से एस इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर भी आप थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं यस से पी। तो यस से पी मान लेते हैं एक अल्पांश dl, ये होगा dl। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर सब में चुंबकीय क्षेत्र आपको मिल रहा था, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, ये जो आरएस हिस्सा ये क्या है, इस परिनालिका के बाहर है। तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र आपको यहाँ पर शून्य है। तो यहाँ पर b बराबर क्या रख देंगे, शून्य। और b बराबर जैसे यहाँ पे आप शून्य रखेंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि b से गुणा कर देंगे तो पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप देखिए तो यहाँ से मान रखते हैं तो ये हो जाएगा समाकलन PQ और cos 90 का मान यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा b इंटू dl इंटू cos 90 प्लस समाकलन QR, ये हो जाएगा b इंटू dl इंटू cos 0 डिग्री। सारे मान वही रखते हैं, यहाँ पे आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। ये हो जाएगा r समाकलन s, यहाँ से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू dl और इंटू cos 90 प्लस समाकलन यहाँ पर b का मान 0 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, s से p जो 0 से गुणा तो ये पूरा हिस्सा 0, तो बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर इसको आगे समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब यहाँ से मान रखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि cos 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0, यानी cos 90 का मान 0 होता है और cos 0 डिग्री का मान होता है 1।
तो आप यहाँ पर ये दोनों मान रखिए। यहाँ पर cos 90 है, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पर cos 0, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ भी cos 90, यहाँ पे 0 रखेंगे, ये पहले ही 0 है, कुल मिला के यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो cos 90 का मान जब 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा P से Q क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया आपका, शून्य हो गया। प्लस यहाँ पर जब आप cos 90 का मान रखेंगे तो ये 1 हो, cos 0 का मान रखेंगे तो 1 होता, तो ये पूरा हिस्सा आपका 1 होगा। यानी यहाँ से हो जाएगा समाकलन P से Q, Q से R, तो समाकलन Q टू R, और ये आएगा B इंटू DL, और cos 0 का मान 1 होता तो 1, प्लस यहाँ पर cos 90 मान रखेंगे तो ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, लास्ट में पहले आपको 0 मिला ही है, बराबर आ जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। तो ये पूरे 3 हिस्से आपके 0 मिल गए। तो यहाँ से बचा आपका समाकलन Q टू R बचा B इंटू DL और बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए और इसको देखिए ध्यान से, इसको आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, cos 90 का मान 0 होता है तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है, 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा B इंटू DL, यहाँ पर cos 90 मान रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पहले से 0 है, बराबर आपका इधर वाला हिस्सा मिल जाएगा। अब आप क्या करिए, इसका कर दीजिए समाकलन। तो इसका जब आप समाकलन करेंगे तो ये Q से R है क्या, ये अब यहाँ पर मान लीजिए जो ये Q से R है इसकी लंबाई क्या है, कैपिटल L है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना QR इक्वल टू कैपिटल L, यानी इसकी लंबाई, टोटल लंबाई Q से R की लंबाई क्या है, कैपिटल L है। हम इसका एक अल्पांश लिए हैं DL। तो आप जब DL का समाकलन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा, आप चुंबकीय क्षेत्र भी है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसका समाकलन नहीं होता, तो यहाँ से मिल जाएगा समाकलन। जब इसका समाकलन करेंगे तो B तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा Q इंटू R और ये हो जाएगा DL बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, फिर इसको आगे बताते हैं। अब यहाँ से DL का समाकलन करेंगे तो इस DL का समाकलन करने का मतलब आपको QR की पूरी लंबाई आपको मिलेगी। आपने एक सूत्र भी पढ़ा होगा कि चूंकि समाकलन dx बराबर x होता, तो यहाँ से DL का मान क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो समाकलन B इंटू इसका समाकलन करेंगे तो L हो जाएगा, बराबर आएगा म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। तो ये हो जाएगा आपका एक बहुत ही खास समीकरण, यहाँ से मिल जाएगा B इंटू DL बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, यहाँ पर आपको बताना ये सिग्मा आई का मान कितना है, सिग्मा आई का मान, यानी आपको बताना इस पूरी कुंडली में से पूरी धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, इसका मान आपको ज्ञात करना। तो यहां तक आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम ज्ञात करते हैं कि इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। देखिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ चीजें मान लेते हैं, फिर इसमें हम आसानी से बता सकते हैं कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर लिखेंगे माना ये जो आपकी कुंडली है इसके एकांक लंबाई में, जैसे एकांक लंबाई का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे हम 1 सेंटीमीटर ले लें तो 1 सेंटीमीटर में आप देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, तो आप एकांक लंबाई का मान 2 रख सकते हैं। मान यहाँ पर लिख लेते हैं माना एकांक लंबाई में, यहाँ पर लिखेंगे माना कुंडली के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर स्मॉल n। आप यहाँ पे मान सकते हैं ये जो कुंडली है इसकी एकांक लंबाई का मतलब चाहे 1 सेंटीमीटर लीजिए या 1 मीटर लीजिए, उसमें आपको बताना है कि फेरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये जो कुंडली है इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। अब एकांक लंबाई में 1 2 3 n का मान कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आप रख सकते हैं। तब अगर आपको एकांक लंबाई का मान मालूम है कि उसका मान कितना है, तो आप यहाँ पर हमें बताना क्या है, हमने इसका जो QR लिया है इसकी लंबाई हमने कैपिटल स्मॉल l मानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि स्मॉल l लंबाई में फेरों की, यहाँ पर फेरों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे तब स्मॉल l लंबाई में फेरों की
संख्या बराबर कितने हो जाएगा, n इंटू यल। आप क्या करिए, सिंपली यल से उसमें गुणा कर दीजिए। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि एक पेन की कीमत अगर 2 रुपया है तो 10 पेन की कीमत 10 गुणे 2 कर देते हैं तो 20 मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको एकांक लंबाई का मान मालूम है कि स्मॉल n है तो यल लंबाई का मान आप क्या करेंगे, n से यल में गुणा कर देंगे, ये मिल जाएगा आपका n इंटू यल। अब यहां से हम क्या करते हैं, अब यहां पर हमने पहले बताया कि जब इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित होती है, स्मॉल आई। तब यहां पर लिखेंगे, अतः यहां पर लिखेंगे एन यल लंबाई में प्रवाहित धारा बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू एल इंटू स्मॉल आई। यहां पर एक फेरे में स्मॉल आई धारा तो एन यल फेरे में कितनी प्रवाहित होगी, उसमें एन एल से गुणा कर देंगे तो एन यल इंटू आई हो जाएगा। यानी टोटल आपको यहां पर जो सिग्मा का मान, सिग्मा आई का मान मिला वो कितना है, एन एल इंटू आई। अब यहां पे आप क्या करिए, इस मान को सिग्मा आई की जगह पे ये मान रख दीजिए। तो यहां से जब आप मान रखेंगे इसको आप बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो यहां से हो जाएगा बी इंटू ई एल बराबर म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू स्मॉल आई। यहाँ से स्मॉल एल से स्मॉल एल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v बराबर म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू स्मॉल आई। और ये होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान जो कि एक कांस्टेंट मान होगा। यहाँ पर देखेंगे तो म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। हालांकि इस चीज को हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं। एन क्या है, तो फेरों की संख्या है जो कि प्रत्येक कुंडली के लिए एक निश्चित होती है। आई क्या है, आई इस कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर चाहे आप लिख सकते हैं जहां जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता एन कुंडली में फेरों की संख्या तथा आई कुंडली में प्रवाहित धारा तो ये सारी चीजें आप आसानी से नोट कर सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट में अच्छे से बना लीजिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।